नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 42 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 42 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है। तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके मार्शल टीटो और कर्नल नासिर। तो अगर बात करें इसके जो नेता नहीं थे वो थे आपके रोनाल्ड रीगन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने भारत से ये जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे। यूगोसल्विया जो देश है, यूगोस्लाविया जो देश है वहाँ से आपके मार्शल टीटो साहब थे, और आपके जो आपके कर्नल नासिर साहब थे वो आपके मिस्र देश से थे, और घाना से एक और थे नक्रुमा, क्या नाम था, नक्रुमा थे, और नक्रुमा के अलावा एक इंडोनेशिया से थे सुकुर्नो। तो ये सारे 5 मुख्य नेता आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता थे। गुटनिरपेक्ष जो देशों की है इसकी जो स्थापना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है। अच्छा, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो इसकी स्थापना बेलग्रेड, कहाँ पे हुई थी आपको याद रखना है, बेलग्रेड में इसकी स्थापना होती है। और बेलग्रेड कहाँ पे, यूगोस्लाविया में। तो यूगोस्लाविया में जो है वो 1961 बेलग्रेड में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन है गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का, गुटनिरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में पड़ता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप भी एस्पिरेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो, नवंबर में अपना एचबीटेट पास करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास आपको रिकॉर्डेड रहने वाली है वो लाइव रहने वाली है, वो सेम क्लास आप बाद में भी कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हो। आप किसी भी स्कूल में जॉब करते हो तो बाद में घर आके शाम को हमारी क्लासेस का आराम से मज़ा ले सकते हैं। आप हमारी क्लासेस को 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा बैच पूरा परचेज कर रहे हैं तो साथ में बैच के साथ आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। वो फ्री हैंड रिटन नोट्स जहाँ से हज़ारों बच्चे अपने एसपीटेट को क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, बात करें यहाँ पे भारत में गुटनिरपेक्ष का कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो भारत में सम्मेलन हुआ था वो 7वां सम्मेलन हुआ था। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो गुटनिरपेक्ष का जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली, याद रखना है, नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का आंदोलन भारत में होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, 2024 में गुटनिरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ जो कि युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ था। तो युगांडा के कंपाला में यहाँ पे कौन सा जो आंदोलन है, और इसमें वर्तमान में जो है वो 120 के आसपास, 120 के आसपास, कई किताबों में 121 अब करंट में दिया जा रहा है, लेकिन अभी जो है 120 देश है गुटनिरपेक्ष में। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसका जो आपका जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डिटेल से याद रखना है। ये हुआ था आपका कहाँ पर, युगांडा के कंपाला में। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत से किसने जो है वो हिस्सा लिया था, तो भारत से इसमें गए थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर है, एस जयशंकर साहब है, ये कहाँ गए थे, तो एस जयशंकर साहब जो गए थे वो आपके कहाँ गए थे, ये आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन 2024 के युगांडा के कंपाला में उस शिखर सम्मेलन में गए थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये तय करता है भारत का लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा, भारत का लोकसभा अध्यक्ष जो है वो ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। ये जो है भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है। वर्तमान में मान लो कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब है। तो भाई धन विधेयक की अगर मैं बात करूँ तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 110 में बात की गई है मनी बिल की, धन विधेयक की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि जो धन विधेयक है वो आपकी संसद के किस सदन में, किस हाउस में पेश किया जाता है। तो पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट में जो मनी बिल है वो कहाँ पे पेश किया जाएगा, तो धन विधेयक जो है वो आपका जो पेश किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो आपका बजट है, बजट जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अगर मैं बताना चाहूँ तो अनुच्छेद नंबर 112, भारतीय
संविधान का जो आर्टिकल नंबर 112 है वो आपके बजट की बात करता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में है आपकी द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है जो कि संथाल जनजाति से आती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष, आपको पता है ओम बिरला है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन तो आने से रहा, नरेंद्र मोदी जी भारत के क्या है, प्रधानमंत्री है। और अगर बात करें वित्त मंत्री पूछा जा सकता है, तो वित्त मंत्री जो भारत के हैं वो निर्मला सीतारमन है, क्योंकि बजट जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही जो है वो संसद में जो है वो पेश किया जाता है। और अगर बात करें वित्त मंत्री की, निर्मला सीतारमन की, तो आर्टिकल नंबर 280 के तहत वित्त मंत्रालय की, फाइनेंस कमीशन की बात की जाती है, वित्त आयोग की बात की जाती है। तो डिटेल से आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 किसकी बात करता है, तो ये बात करता है वित्त आयोग की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, व्हाट इज़ द अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, अगर बात करूँ अढ़ाई दिन के झोपड़े की, तो ये एक प्रकार की मस्जिद है। देखिए, महल भी नहीं है, किला भी नहीं है और मंदिर भी नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार की मस्जिद है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, कभी कभार क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है। तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है मेरे भाई वो अजमेर में है, और अजमेर ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो अजमेर राजस्थान में क्या है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो किसने इसका निर्माण करवाया था। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए, असल में ये पहले एक संस्कृत महाविद्यालय और एक मंदिर था, लेकिन मोहम्मद गौरी के आदेश में इसको क्या बना दिया, मस्जिद बना दिया। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या है, इसकी संरचना जो है इसको मंदिर में जो है बदल दिया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपका राजस्थान के अजमेर शहर के पास है, गलती यहाँ पे नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है कि बीटो किस भाषा का शब्द है। अगर बात करें बीटो की, तो बीटो जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, बीटो क्या होता है, बीटो होता है आपका, जैसे कि बीटो एक पावर होती है और इसको हम शक्ति, इसको हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार बीटो का जो प्रयोग है वो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप यूएनओ बोलते हैं, उसमें किसने कर रखा है, तो रूस देश ने जो है सबसे ज़्यादा बीटो को प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में 4 या 5 बार पूछा गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें बीटो की, तो बहुत सारे देश के और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके पास बीटो पावर है, तो उसको बोलते हैं यूएनओ की स्थायी सदस्यता। मैं कल वाली पिछली वीडियो में भी बोल चुका था कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में टोटल देश है 15, 5 देश इसमें स्थायी है जिनको बीटो पावर वाले कहा जाता है, और 10 अस्थायी देश है। मतलब कि 5 देश ऐसे जो बीटो का उपयोग कर सकते हैं, स्थायी देश हैं। तो बीटो पावर वाले देशों के लिए मैंने एक ट्रिक कल भी बताई है, ABCFR से। अच्छा, ABCFR से मतलब है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। तो अमेरिका बीटो का उपयोग कर सकता है, ब्रिटेन कर सकता है, चाइना कर सकता है, फ्रांस कर सकता है और रशिया कर सकता है। और सबसे ज़्यादा बार इन पांचों में से जो प्रयोग किया है ना, वो किसने किया है, आपका रशिया देश ने कर रखा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगर बात करें बाबर की, तो बाबर जो है वो भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बाबर को जो है वो कलंदर की जो उपाधि मिली है वो किस युद्ध के बाद इनको मिली थी, तो कलंदर की जो उपाधि बाबर को मिली थी वो पानीपत की पहले युद्ध के बाद, जब इन्होंने पानीपत का जो पहला युद्ध जीता था, तो इसके बाद इनको एक उपाधि दी गई थी, वो थी आपकी कलंदर की उपाधि। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बाबर के द्वारा पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो पानीपत का पहला युद्ध इनके द्वारा 21 अप्रैल, एग्जैक्ट याद रखना है मेरे भाई, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध इन्होंने लड़ा। किसके साथ, लोधी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी। इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और इब्राहिम लोधी को हराकर, याद रखना, इब्राहिम लोधी को हराकर इन्होंने भारत में क्या कर दी, मुगल वंश की नींव रख दी। अच्छा, बाबर का जन्म कब हुआ है, तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फरगना में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो बाबर है ये जो है फरगना का शासक कब बना, तो 1400
94 ईस्वी में जो है वो ये बाबर का जो है वो फरगना का राजा बनता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो आपका जो बाबर है इसके द्वारा जो है वो भारत में जो है किसका प्रयोग किया गया। तो याद रखना, इसने जो है सर्वप्रथम भारत में तोप खाने का भी प्रयोग किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो बाबर जो है वो बाबर के द्वारा भारत में जो है वो कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मिली, लेकिन जो बाबर है, बाबर को जो है वो किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि मिलती है। तो इन्होंने लड़ा था 1527 में युद्ध, जिसका नाम था खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध इन्होंने 1527 में लड़ा। तो खानवा को जो युद्ध था इसको जीतने के बाद इन्होंने जो है वो गाजी की उपाधि, और खानवा के युद्ध में इन्होंने किसको हराया, राणा सांगा को हराया। अच्छा, इन्होंने चंदेरी का युद्ध कब लड़ा, तो चंदेरी का युद्ध बाबर ने जो है 1528 में लड़ा, और चंदेरी के युद्ध में इन्होंने किसको हराया, तो चंदेरी के युद्ध में इन्होंने हराया था किसको, मेदिनी राय। किसको हराया था, मेदिनी राय को। और घाघरा का युद्ध जो बाबर ने लड़ा था वो लड़ा था 1529 में। तो इसके लिए ट्रिक है, पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, चांद पे गया 28 में, चांद पे गया तो घाघरा पहना, और बाबर की जो मृत्यु हो गई वो 1530 में हो गई। तो ये आगे 1500 खुद लगाना है आपने। तो पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर पांचवें में इसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि बाबर का पानीपत का युद्ध 26 में, खाना खाया 27 में, चांद पे गया चंदेरी का युद्ध, घाघरा मतलब कि चांद पे गया तो घाघरा पहना 29 में। तो ये सारे युद्ध आपको डिटेल से याद रखने हैं। और घाघरा के युद्ध में इसने क्या किया था, बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को हराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी, और बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, बहुत बार टेट परीक्षा में आत्मकथा होती है जो खुद व्यक्ति अपने आप लिखता है। तो बाबर की आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। क्या नाम था, बाबरनामा। और बाबरनामा किस भाषा में बाबर ने लिखी, ये क्वेश्चन टेट में 2 बार आ रखा है। तो बाबरनामा बाबर ने लिखी तुर्की भाषा में। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, भूमि मापने के लिए बाबर ने भी एक मापन का प्रयोग किया था, जैसे हमारा इंच टेप आज की डेट में होता है, तो इन्होंने लाया था गज ए बाबरी। तो गज ए बाबरी क्या था, तो गज ए बाबरी जो है वो एक भूमि मापने का जो वो था। और बाबर की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1530 में आगरा में हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबर के बारे में मैंने आपको बताए। एक क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। अच्छा, उस समय कौन से गवर्नर जनरल, या फिर वहाँ पे वाइस रॉय भी हो सकता है, गवर्नर जनरल इन्होंने गलत दे दिया है, लेकिन फिर भी हमको ये सेम एज इट इज़ पढ़ना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन पेपर में गलत प्रिंट आउट दे देते हैं। तो अगर बात करें लॉर्ड डफरिन, या कभी कभार अब वाइस रॉय दिया जाता है, कभी कार्यकाल गवर्नर जनरल दे देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि लॉर्ड डफरिन अंग्रेज बहुत डफर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में तब होती है, जब भारत का वायसरॉय कौन था, गवर्नर जनरल मैं इसको कह दूं तो क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, ठीक है। तो ये कौन है, लॉर्ड डफरिन साहब थे। इस बात को आपने, तो कांग्रेस जब बनी थी तो लॉर्ड डफरिन भारत के वायसरॉय थे। अगर बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की थी, तो ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इनके मन में विचार आया था शिमला के रेथनी कैसल होटल में। तो शिमला में एक होटल है रेथनी कैसल, इसी रेथनी कैसल में विचार आया ए.ओ. ह्यूम के मन में कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएं जिससे भारतीयों को झगड़ाया जाए, इसीलिए। और उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। अच्छा, बात करें लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा एक रिपन अस्पताल खोला गया, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे। अच्छा, लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना, भारत में पहली नियमित कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन सेंसस होती है, जनगणना जो हुई थी वो किसके समय हुई, तो भारत में जो हर 10 साल बाद जो जनगणना आती है वो नियमित जनगणना इसको कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये भी सीधा क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अंत भी किसने किया, ये भी लॉर्ड रिपन साहब ने किया, जो कि, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लेकिन इसको समाप्त करने वाले थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक वही है जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, किसके साथ, 1829 में सती प्रथा का अंत किसके साथ, राजा राम मोहन राय के साथ सती प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के
पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन साहब ने किया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका जो हुआ था वो भी आपका किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन देखो बनते हैं, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाइए, आपको मज़ा आने वाला है। ये वीडियोज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितना ज़्यादा इन वीडियोज़ को ज़्यादा देखोगे उतने ज़्यादा नंबर आपके बनने वाले हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? तो भारत का पहला वॉइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। और कभी कभार सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की जो क्रांति है वो किसके समय हुई? तो 1857 में जो भारत में क्रांति होती है वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना पड़ेगा, तभी ये टेट की परीक्षा आपसे पास हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो वो कौन सा साल था जब वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस के कोलकाता में 12वें अधिवेशन में गाया जाता है। टेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अधिवेशन में? बोले भैया 12वें अधिवेशन में। और गाया कब में? 1896 में गाया। बोले ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये तो मैं आपको थक चुका हूँ पढ़ा पढ़ा के, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये बेस्ट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो वंदे मातरम अपनी महत्वपूर्ण रचना आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ किसकी एक प्रमुख कृति है? तो आनंद मठ की बात करें तो आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है और इसी आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत का राष्ट्रगान सबको पता है जनगण मन किसने लिखा? तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जनगण मन कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया जाता है। वंदे मातरम भी कोलकाता में गाया सर। आपका जो वंदे मातरम है वो भी कोलकाता में, और राष्ट्रगान जो आपका जनगण मन है वो भी कहाँ पे गाया? वो भी कोलकाता में ही गाया। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने पड़ेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन बेहतर होते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना पड़ता है, बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ता है। एक एक क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भारत के ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो कि भारत के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। तो भारत के ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो कि भारत के बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, तो इनका नाम था डॉक्टर संजीव रेड्डी। तो एन संजीव रेड्डी भारत के ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो कि भारत के क्या बने थे? आपके राष्ट्रपति बने थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा जाता है कि पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। तो मीरा कुमार का नाम आप क्यों याद नहीं रखोगे? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के, भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, उसके ऐसे गवर्नर जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो कि भारत के राष्ट्रपति रहे थे वो थे के संजीव रेड्डी और अगर एन संजीव रेड्डी। और अगर बात करें आरबीआई के ऐसे गवर्नर जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके वो थे मनमोहन सिंह। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है वो टेट में आ रहे, घुमा फिरा के आ रहे हैं। आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही आसान ये पेपर होता है। इस पेपर की जो प्रवृत्ति है वो बहुत आसान रहने वाली है। इसीलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखो मेरे को तो अगर मैं होता तो मुझे तो ऊपर ही दिख जाता, चीन आसियान का सदस्य नहीं है, क्योंकि मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर ये तीनों के तीनों जो है वो आसियान जो देश है उसके सदस्य देश है। भाई आसियान की बात करें तो आसियान अपने आप में एक बड़ा संगठन है और आसियान में जो है वो वर्तमान में वैसे 10 देश है, लेकिन अब 11वां देश इसका जो बन रहा है वो तिमोर लेस्टे बनने वाला है। इस बात को आपने डिटेल से, जो जल्दी इसमें शामिल होने वाला है। आसियान की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में। आसियान का जो पूरा नाम है, जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन नेशन। और ये जो है वो इसकी जो स्थापना हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।